जय हिंद। आज रविवार का दिन है। हमारे कौटिल्य शिक्षण संस्थान में 10th क्लास 10वीं की जो छात्राएं हैं उन छात्राओं का एक मौखिक परीक्षा ली जाएगी और मैं उन छात्राओं की मौखिक परीक्षा की मेधा शक्ति को स्पष्ट करने की हमारी कोशिश है। क्योंकि लिखित परीक्षाओं का दौर तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, लेकिन मौखिक परीक्षा का एक प्रयोग मेरे द्वारा किया जा रहा है और के.एस.एस. राव सर फेसबुक पेज और के.एस.एस. राव सर यूट्यूब चैनल, इस दोनों चैनलों में, दोनों जगहों पर, दोनों प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण होगा और मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने छात्राओं के पास। पहले एक नज़र मैं पूरे क्लास को दिखा दूं। बच्चे किस तरह ध्यान मग्न हैं और हर किसी को ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूं। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट देखते ही हैं। और सबसे पहले मैं ये मिलाता हूं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। और 10वीं की परीक्षा आपकी कब है? 24 में, 2024 में, फरवरी में। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। तो मैं आपको सीधे 2-4 प्रश्न से रूबरू कराता हूं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। और सबसे पहले एक बात मैं और पूछना भूल गया कि आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। मैथ या साइंस में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी? मैथ और बायो दोनों। इधर संस्कृत, हिंदी वगैरह से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो सबसे पहले हम आपको हिंदी में कुछ प्रश्न करते हैं। आपका पहला चैप्टर कौन सा है हिंदी का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसकी रचना? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने ये वास्तव में भाषण तैयार किया था। ये कब तैयार किया था? 1936 में। 1936 में। ये अंग्रेजी भाषा में भाषण उनका था। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। और किस संस्था के द्वारा ये आयोजन था? जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल। कहाँ में? लाहौर में। लाहौर। और दूसरा चैप्टर कौन सा है आपका? विष के दांत। विष के दांत किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा। उसमें एक पात्र है गिरधर। गिरधर कौन है? मदन का पिता। और ये मदन कौन है? गिरधर का बेटा नहीं? चलिए। और तीसरा चैप्टर कौन सा है? मैक्स मुलर का भारत से हम क्या सीखें। वो अंग्रेजी में होगा या जर्मन भाषा में? जर्मन भाषा में। उसका हिंदी ट्रांसलेशन किसने? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी। और वेदांतियों का वेदांती कहा गया है मैक्स मुलर को, किस व्यक्ति ने कहा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और ज्योग्राफी सबका क्या हालचाल है? ठीक ठाक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यूएनओ कौन सा संसाधन?
अंतर्राष्ट्रीय संचालन। और अर्थशास्त्र से कोई रिलेशन है कि नहीं आपका? है। अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी होगी। हाँ, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र में आपको आर्थिक क्रियाएं कितनी बताई गई हैं? आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की। 3 प्रकार। कौन सा? प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। परिवहन कौन सी आर्थिक क्रिया होगी? तृतीयक। शिक्षा? तृतीयक। खनन? प्राथमिक। आखेट? प्राथमिक। और सूती वस्त्रों की जो सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे राजधानी कही जाती है, उस जगह का क्या नाम है? मुंबई। मुंबई। और उसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो मुंबई का नाम पहले बम्बई था, तो मुंबई उसका नाम कब हुआ ये नहीं जानते हैं। तो 1996 में ये नाम रखा गया था। चलिए बैठिए। बहुत बहुत हमारे बीच अब एक और छात्रा है, इसकी बारी है। आप ये बताइए, पहले आप अपना नाम बताइए। माही कुमारी। जोर से बोलिएगा तो हमारा जो ये दूर संचार है ना, ये आवाज़ आपका कैच करेगा, तो हमारे दर्शकों को ठीक लगेगा। आप ये बताइए कि आपकी परीक्षा 24 में है और आप पढ़ रही हैं कौटिल्य शिक्षण संस्थान में। तो कौटिल्य शिक्षण संस्थान में जो, जैसे मैं तो अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ के पठन पाठन से आप संतुष्ट हैं? हाँ। हाँ। और यदि संतुष्ट हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का आप जवाब। हिंदी के प्रति आपका क्या अभिरुचि है? ठीक ठाक? हाँ। हाँ। तो हिंदी का जो पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर है कौन सा? जाति प्रथा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन, ये रचना किनकी है? भीमराव अम्बेडकर। और अम्बेडकर के 3 आदर्श पुरुष थे। गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले और एक भाषा के डिक्टेटर थे, कबीरदास। नहीं, उसे भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। तो ये जो एक भाषण था, बाद में इसको निबंध का स्वरूप दे दिया गया। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, यानी जो ये भाषण तैयार किया गया था, किस जगह के लिए ये तैयार किया गया था? लाहौर के लिए। तो ये तो अंग्रेजी भाषा में था, इसका अनुवाद किसने किया था? आज आपको लगता है कि जाति प्रथा ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है? हाँ। उसमें अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो ये निबंध है, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, क्या वास्तव में श्रम विभाजन सही हो पाया है आज तक? नहीं। जातियों का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। और दूसरा चैप्टर कौन सा है? विष के दांत। विष के दांत। इसका शीर्षक विष के दांत क्यों रखा है? क्योंकि इस कहानी के मुख्य पात्र कासू है। हाँ, जिसके कि मदन ने दांत तोड़ दिए थे और उसी दांत के कारण वो। तो इसका दांत का टूटना भी तो शीर्षक हो सकता था। विष के दांत क्यों रखा गया? क्योंकि जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि कासू का स्वभाव विषैला था। नहीं, बिल्कुल सांप की तरह, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया विष के। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कासू के मदन। अक्सर तो फिल्मों में देखा जाता है कि जो खलनायक होता है और लेकिन नायक तो एक अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें आप कह रही हैं कासू है, जबकि उसको सही ठिकाने पर लाया है मदन ने। क्योंकि कहानी का शीर्षक उसी के। बिल्कुल, यही सही जवाब। और टिस्को का स्थापना कब हुई थी? 1907 में। सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना जो खोला गया था, कहाँ खोला गया था? 1818 में कलकत्ता में। कलकत्ता प्रॉपर नहीं, वहाँ से कुछ दूरी पर है।
फोर्ट ग्लास्टर। ग्लास्टर। और उसका सफल कारखाना कब खोला? 1854 में मुंबई में। 1854 में मुंबई में। किसने खोला था? कोई डावर करके है, वो कलकत्ता में खोला था। वो कलकत्ता में खोले थे। हाँ, नाना भाई। और यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक। उसके बाद आप बताइए कि रेगुर मिट्टी जो होती है उसका रंग कैसा होता है? काला। काला। और किस क्षेत्र में है वो मिट्टी? रेगुर मिट्टी आपको कपास के लिए है, और कपास की सर्वाधिक खेती किधर? गुजरात। हाँ, ठीक है, बैठिए। आपका क्या नाम है? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी। आपका घर इस कोचिंग से कितनी दूरी पर है? 1.5-2 किलोमीटर। क्या गांव का नाम है? सिंघियान। आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है 24 के लिए? हाँ। अब मैथमेटिक्स वगैरह का क्या हाल चाल है? मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर से जो आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, वो संतुष्ट हैं वहाँ? हाँ। मूलों का योग कितना होता है? 4। मूलों का योग जो सूत्र होता है, चलिए जाने दीजिए। मूल रूप से गणित मुझे पूछना नहीं था, मुझे पूछना है इधर ज्योग्राफी में। आप हमको ये बताइए कि कोयला कौन सा संसाधन है? अच्छा, कौन सा ऊर्जा संसाधन है ये? क्षय है कि अक्षय? कोयला का भंडारण सीमित है या असीमित? असीमित है। सीमित है नहीं। और जिसका सीमित भंडारण होता है उसको हम लोग कौन सा ऊर्जा स्रोत कहेंगे? हाँ, और नवीकरणीय। चलिए, और जीवन निर्वहन कृषि आप किसे कहते हैं? जिससे कि जीवन यापन होता है और खाद्य फसलें उसमें जो उगाई जाती है। जैसे जैसे धान, गेहूँ। भारत में कौन सी खेती की जाती है? जीवन निर्वाह। पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर कौन सी खेती होती है? चाय की नहीं, खेती कौन सी होती है? कृषि। कृषि की कौन सी पद्धति है? सीढ़ीनुमा कृषि होती है या बागानी कृषि होती है? सीढ़ीनुमा कृषि। और हिंदी में भारत से हम क्या सीखें, है ना? हाँ। किनकी रचना? मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मन। उन्हें विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का वेदांती। ऐसा उन्होंने कहा क्यों था? क्योंकि उसने कठोपनिषद और केनोपनिषद का जर्मन भाषा में उसका अनुवाद ट्रांसलेट किया था। हाँ, ठीक है बेटा। आपका क्या नाम? जूली कुमारी। कहाँ से? दुर्गापुर से। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक है। आप हिंदी में बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? दृष्टिकोण। इधर से कोई दृष्टिकोण? नलिन विलोचन शर्मा। बैठिए। और
भारत से हम क्या सीखें किसकी रचना? वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यानी कविता है, कहानी है, निबंध है? निबंध निबंध नहीं है, वो भाषण है। हाँ। और ज्योग्राफी में आप बताइए कि जैसे आपका घर है तो वो कौन सा संसाधन होगा? वो घर मेरा होगा या आपका होगा? आपका होगा। तो वो घर कौन सा संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन नहीं। और जैसे ये कोचिंग है, ये कौन सा संसाधन? कोचिंग मेरा है कि आप सबों का है? हाँ, आप सबका। तो ये कौन सा संसाधन होगा? सामूहिक संसाधन। ठीक है बेटी। आपका क्या नाम है? रौनक। आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? 2-2.5 किलोमीटर। तो आप बताइए कि संसाधन जो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में पहला चैप्टर, तो संसाधन के उस चैप्टर में संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी कि जिमरमैन ने कही थी? जिमरमैन। और संसाधन कहते किसको हैं? इधर से कोई जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं? सारे लोग जानते, आप ही बता दीजिए। जिससे कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। उससे संसाधन का, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ये कलम है, ये संसाधन है? हाँ। किसका, आपका कि मेरा? सभी का। इस सभी का दस्तगर्दा कलम? आपका। हाँ, तो ये कौन सा संसाधन होगा मेरे लिए? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है बेटी। और आप टिस्को का फुल फॉर्म बोलिए। टिस्को जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदपुर में, तो टिस्को का फुल फॉर्म बोलिए। इधर से कोई जानते हैं? देखिए, कंपैरिजन यही हो रहा है। आप अभी भी वक्त है, अभी 3 महीने का वक्त है, भिड़िए आराम से, हो जाएगा बहुत कुछ। तो संसाधन में वो टिस्को में किसको हम लोग के क्या फुल फॉर्म है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है बेटी। आपका क्या नाम है? रिया कुमारी। और घर? आपकी तैयारी ठीक चल रही है? तो आप हमको बताइए कि किताब कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना, तो इसमें सोचना क्या है? किताब जिसमें सारी किताबें आ जाएंगी, धार्मिक किताबें। मतलब संज्ञा जातिवाचक नहीं, अगर हम रामायण बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाए। तो जो महात्मा गांधी ने संसाधन के बारे में एक बात कही थी, आपको पंक्ति याद है? संसाधन होते नहीं बने। वो जिमरमैन ने कहा था। उन्होंने पेट और पेटी का वास्ता रखा था। पेट भरा जा सकता है, लेकिन पेटी नहीं। हाँ, पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यानी वो सीमित हैं। और नवीकरणीय
संसाधन में कौन सब आएगा? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। ठीक। और कृषि आपने पढ़ी है? कृषि, तो कृषि में एक कृषि होती है झूमिंग कृषि, या झूम कृषि भी आप बोलते हैं, या उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वो कृषि कहाँ होती है? यानी बिहार में, असम में, असम, उत्तराखंड में कहाँ होती है? असम, असम साइड। और असम किस लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती। नहीं, असम दो चीज़ के लिए फेमस है। एक तो आपका है चाय, चाय, हाँ, दूसरा किस लिए प्रसिद्ध है? असम, काजीरंगा, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं, और चीज़ के लिए, यानी किसी संसाधन के लिए। किसी की जानकारी नहीं है? पेट्रोलियम, तेल वगैरह नहीं है? तब ठीक है बेटा, बढ़िया है। आपका घर चलिए, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। आप बताइए कि हिंदी में पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है वो आपको किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। और उनका निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 56 में। नहीं, उनके माता पिता का नाम जानते हैं क्या? माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकती है। राम जी। ठीक बेटी, आपका घर कहाँ? चलिए, आपने तैयारी किस आधार पर की है? ठीक ठाक चल रही है? हाँ, तो आप हमको बताइए कि राम घर जाता है, इसमें घर क्या है? करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है? हाँ, कर्म, हाँ ठीक। और भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वे जाति प्रथा के सपोर्टर थे या विरोधी थे? विरोध में थे। और क्या जाति के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है बेटी। और आपका क्या नाम है? स्वाति कुमारी। और मेरे द्वारा आपका क्या नाम दिया गया? रोबोट। तो रोबोट तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो काम करता है बड़ी फास्ट, तो आपको उसी आधार पर आपको जवाब देने हैं। तो इसमें आप सबसे पहले हमको बताइए कि जैव आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया? जीव विज्ञान के आधार पर 2 भाग में। कौन सब? जैव और अजैव संसाधन। ये मनुष्य कौन संसाधन है? जैव संसाधन। और कलम अजैव संसाधन। कलम और जैव संसाधन। कोयला, हाँ, अगर कोयला अजैव है तो वो जीवाश्म से बना है, जैव संसाधन। तो आपको साइंस में याद रखना है अजैव, लेकिन ज्योग्राफी में आपको याद रखना है जैव संसाधन। उसका भंडारण सीमित है कि असीमित? सीमित, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा ऊर्जा स्रोत बताइए जो खत्म ना हो।
सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सूती वस्त्र जो है उसके लिए कच्चा माल कौन सा होता है? जूट। अच्छा, जूट उद्योग कहाँ डेवलप्ड? जूट की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल। और आपको पूछा गया था कि उसका कपास होता है, कपास की सर्वाधिक खेती कहाँ है? कहाँ? नहीं होती वहाँ, गुजरात में। आप पश्चिम भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इधर से कोई? पश्चिम भारत का तो उत्तरी भारत का है। हाँ, अहमदाबाद। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर? दिशा ज्ञान होना चाहिए कि सबसे ऊपर जैसे है तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, उसके बाद बाएं हाथ तरफ तो आप हमको बताइए कि कोलकाता ये हम लोगों के किधर है? पूरब में है या पश्चिम में? नहीं, पूरब में। वो बंगाल की खाड़ी है ना, वो पूरब दिशा में। तो और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तब आपने देखा नहीं बढ़िया से, खाली रोबोट नाम रख लिया आपने, उसको बढ़िया से देखिए। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय। बेगूसराय में सिमरिया नहीं। और ये व्याकरण आपने पढ़ा है? हिंदी व्याकरण? हाँ। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 14, 15, 11। और व्यंजन कितना? 33। नहीं, तो 11 और 33 तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण जानते हैं आप? ऊष्म वर्ण नहीं जानते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण से मुंह से गर्म हवा निकलती है, हाँ, तो वो कौन सा है? जब आपको ठंडा लगता है तो क्या करते हैं? हा हा करते हैं कि सी 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 करते हैं? सी 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 सी। तो सी 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 करते हैं तो वो तीनों सौ नहीं, और हा भी करना होता है, हा भी 300 हो नहीं, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और हो, ये उस वर्ण। और व्याकरण में आप शब्द जानते हैं? शब्द में जैसे टैंटै होता है, टैंटै, तो ये कौन सा शब्द होगा? सार्थक शब्द होगा कि निरर्थक शब्द होगा? निरर्थक। कमल कौन सा शब्द होगा? और क्रिया जानते हैं? क्रिया, रोना कौन सी क्रिया है? अकर्मक। जब आप जवाब नहीं दे सकें कि जैसे क्या रोते हैं, जवाब दे पाएंगे तो वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। और भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? इधर से कोई? कहाँ है रिया? राउरकेला। ये तो गलत है, छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही जवाब, बैठिए। और भद्रावती कहाँ है? भद्रावती में वो लौह इस्पात उद्योग है,
तो वो है कहाँ? भद्रावती कहाँ है जी? कर्नाटक। बढ़िया से देखिए, अभी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं हो पाई और इसीलिए। अच्छा, विष के दांत, एक लास्ट क्वेश्चन आपका। विष के दांत किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। और उस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? काशू। ठीक। नाम? कोमल कुमारी। कोमलता कौन सी संज्ञा होगी? कोमलता भाववाचक। ठीक। और राम कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? व्यक्तिवाचक। अंबेडकर के 3 आदर्श पुरुष थे, किसी एक का नाम आपको बोलना है। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का कोई काम याद है? उन्होंने एक संस्था बनाई थी, कौन सी? सत्य शोधक समाज। कब बनाई थी? 1873 में। और कहाँ बनाई थी? महाराष्ट्र। ठीक, बैठिए। आपका क्या नाम है? निशा कुमारी, तेलियारी से। हाँ, आप बीच में कोचिंग छोड़ दिए थे। हाँ, तो बीच में तैयारी चल रही थी। चलिए, आपसे हम ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, एक प्रश्न करेंगे आपसे, और वो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कि भारत से हम क्या सीखें, यह किसकी रचना है? मैक्स मुलर। ठीक, बैठिए। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। आरती कुमारी। सबसे पहले आप बताइए कि जो 10वां क्लास का जो एग्ज़ाम है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 5 हैं? 5 और एक अंग्रेजी 6। तो इसमें लगभग जगह ख़त्म ही हो गया होगा सारे सब्जेक्ट्स, अब कुछ बाकी है। तो ज्योग्राफी में आप हमको बताइए कि प्राथमिक क्रिया किसको कहते हैं, या उसका एक उदाहरण दे दीजिए। प्राथमिक क्रिया का कोई उदाहरण होगा? देखिए, कृषि नहीं। और अंबेडकर की कौन सी रचना आपको पढ़ना है? हाँ, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन नहीं। और दूसरी कौन से दूसरा पाठ है? विष के दांत। ठीक बेटी। खनन कौन सी क्रिया है? नहीं मालूम। हाँ, खनन जिसको हम लोग कोरना कहते हैं, प्राथमिक। और किसी की ज़मीन है तो ज़मीन उस व्यक्ति का कौन सा संसाधन कहलाए? व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय? व्यक्तिगत। आपने घड़ी पहनी है, वो घड़ी कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत। ठीक। और ये जो परिवहन है, परिवहन कौन सा क्रिया है? यातायात परिवहन कौन सी क्रिया है? तृतीय। और शिक्षा कौन सी क्रिया है? तृतीय। उसको सेवा कहते हैं, जबकि पैसा लिया जाता है। कोचिंग वाला पैसा लेता है ना, हम लोग मंगनी तो नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर सेवा कैसे हो? क्योंकि शिक्षा का मूल्य
चुकाया नहीं जा सकता, इसीलिए। नहीं, ठीक है बेटी। क्या नाम है? साजन कुमारी। साजन कुमारी, आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर? 5। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आती हैं, तो आपको तो बहुत मनोयोग से पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्या कि बहुत सा उत्तरदायित्व होगा आपके ऊपर। तो आप हमको बताइए कि भारत का मंदिर नदी घाटी को कहा गया था, नदी घाटी परियोजना को किसने कही थी? भारत का मंदिर कहा था, नहीं मालूम किसी को? इधर मालूम? जवाहरलाल। अच्छा, ये बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। हाँ, क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं। कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? 1951, 1950, 1960, 1961? 50। नहीं, ऑप्शन देने के बाद आजकल के बच्चे आंसर पकड़ते हैं, और ये अच्छी आदत नहीं है। ऑप्शन का इंतज़ार अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं खोट है, तैयारी नहीं है अच्छी। अगर आप ऑप्शन खोजते हैं, विदाउट ऑप्शन जब बोलिएगा तब ज़्यादा अच्छा होगा। बैठिए। आपका क्या नाम है? सोनी कुमारी। और आपका भी घर 5 किलोमीटर दूर है। तो आप हमको बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? उद्योग। कब से कब रहा द्वितीय पंच? अब तक कितने रोलिंग प्लान भारत में आ चुके? 7। योजना आयोग का मॉडल कौन तैयार करता है? एनडीसी। एनडीसी का स्थापना कब हुई? हाँ जी, 52। और एनडीसी का जो एक ये चीज़ आप बताइए कि योजना आयोग का एक अध्यक्ष तो होता ही है, कौन? प्रधानमंत्री। और पहला उपाध्यक्ष कौन था? जो मेरे लाइव सेशन में रात में रहे होंगे वो जान सकेंगे, अदरवाइज नहीं जान सकेंगे। कौन है? नहीं, वो मैं बताऊंगा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, बुझे? और अंतिम उपाध्यक्ष अहलूवालिया है। ये नहीं बताया गया होगा क्योंकि आपके सिलेबस से काफ़ी थोड़ा ऊंचा सिलेबस है। और आप भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी किस राज्य में है? सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में? कर्नाटक के कोलार। और जूट उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ है? बिहार में कितने जूट उद्योग हैं? कोई जानता है बिहार में कितने जूट उद्योग हैं? हाँ, कोई नहीं। 3। कौन सब? जिसमें आपका जिला भी है? पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। ठीक। हाँ, और तीनों का तीनों बंद। हाँ। और जूट जो
उद्योग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अच्छा छोड़िए, चाय का जो है, ये चाय और कॉफ़ी है ना, तो कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं जी? फजेंडा। और चाय की शुरुआत इस देश में कब हुई? चाय की खेती की शुरुआत कोई जी बताएगा? 1840 में। देखिए वो लोग बता रहा है, आपको बुरा नहीं लगता है कि वो लोग बता रहा है और हम नहीं बता पा रहे हैं? जम के पढ़िए, अभी भी कुछ नहीं गुजरा है। अगर 8 घंटा पढ़िए आराम से सारी तैयारी हो जाएगी। बुझे? बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का है, आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बैठिए। आपका नाम? राजनंदनी। नहीं, और राजनंदनी जी आप बताइए हमको कि आप हिंदी में 2 तरह की हिंदी पर हैं नहीं, एक वर्णिका है और एक गोधूली है। गोधूली का क्या अर्थ होता है? सुबह होता है कि शाम होता है? सुबह नहीं होता है, शाम होती है। गोधूली का अर्थ शाम है। और उस शाम की शुरुआत है किस चैप्टर से? पहला चैप्टर कौन है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। और भारत से हम क्या सीखें, किसकी रचना है? ये है, किसकी रचना है? मैक्स मुलर। देखिए एक साथ आवाज़ आती है। आप पढ़िए, आज से जम के पढ़िए। ठीक है बेटी। और आपका क्या नाम है? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। अंशु कौन सी संज्ञा है? एक नाम है आपका, व्यक्तिवाचक। और लड़की अगर रहता? लड़कियाँ। लड़की रहता खाली, लड़की कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। लड़की। अंशु न व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक। और एक ये कितने स्टील प्लांट हैं अपने देश में? स्टील प्लांट कितने स्टील प्लांट हैं जी? 7 ही बताया गया है कि 10? 10 बताया गया है। तो उस स्टील प्लांट में सबसे पुराना स्टील प्लांट कौन है? टिस्को? नहीं। और टिस्को का स्थापना कब हुई थी? 1907। नहीं, ठीक है बैठिए। आप बताइए, आप नंदनी जी हैं। तो नंदनी जी आप बताइए हमको कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है? और आज की सूचना तो थी आपको कि आज मौखिक परीक्षा ली जाएगी, फिर लिखित परीक्षा का दौर चलेगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लिखित परीक्षा का दौर बहुत जल्द ही चलेगा और उसमें मैं कॉपी वगैरह भी और अंक वगैरह भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमको ये बताइए कि आप जो अभी तैयारी कर रही हैं, किस गेस्ट पेपर से कर रही हैं? टारगेट का। और जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या वो उसमें मददगार हो रहा है कि नहीं हो रहा? और उसमें कुछ मॉडल सेट वगैरह भी आपने तैयार किया होगा कि अभी नहीं किया है? कुछ मॉडल पेपर वगैरह बनाए नहीं है अभी? क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाया?
तो आप हमको बताइए कि इकोनॉमिक्स में जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, तो उसका सीधा हम आपको क्वेश्चन में आते हैं। तो जीवन प्रत्याशा सब छोड़ते हैं। मानव विकास सूचकांक का पहला कॉन्सेप्ट किसने तैयार किया था? नहीं तो ये प्रश्न चला जाएगा उधर। महबूबुल हक। सबसे अधिक HDI किस देश का है? हाँ, नॉर्वे का। हाँ, और हमारा देश कौवें स्थान पर है? कोई बता सकता है क्या है? 126वां स्थान। बुझे? हालांकि अभी घट गया है, लेकिन आपका जो किताब है, जो आंकड़ा कहता है, वही याद रखनी है। और संसाधन को आप परिभाषित कीजिए। जिससे मान लीजिए अब सत्ता की पूर्ति होती है, उससे संसाधन होते हैं। और सतत विकास की अवधारणा आप जानते हैं? सतत विकास की अवधारणा बोलिए। जिससे आगे वाली पीढ़ी के लिए जो बचाया जाता है। उसी संसाधन नियोजन में भी हम लोग रखते हैं नहीं? और क्या संसाधन नियोजन जरूरी है? क्यों? नहीं तो भावी पीढ़ी हमारी असुरक्षित हो जाएगी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई। और ये मैनचेस्टर से तुलना उसकी क्यों की जाती है? मैनचेस्टर कहाँ है? जो कहाँ है मैनचेस्टर? लंकाशायर, शेफील्ड, ब्रिटेन। नहीं, वहीं पर सबसे पहले उद्योग धंधे की शुरुआत हुई थी। इसीलिए जब कभी भी कहीं पर होगा तो उसकी तुलना की जाएगी मैनचेस्टर से। तो भारत में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का, जहाँ 300 मिलें हैं सूती वस्त्र की, वो पूर्वी भारत का है। कोयम्बटूर नहीं, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी नाम सुने? तो दुर्गापुर कहाँ में? दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी, तो दुर्गापुर कहाँ में? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ठीक। आपका क्या नाम है? कैमरामैन फोकस करो। आप ये बताइए कि हिंदी में आपने व्याकरण पढ़ा है? यथाशक्ति कौन सा समास होगा? नहीं तो क्वेश्चन उधर चला जाएगा। कौन सा समास होगा? नहीं। अच्छा ये बोलिए कि गौरी शंकर कौन सा समास होगा? कौन? द्वंद्व समास। हाँ। और पीताम्बर? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भारत से हम क्या सीखें, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? उधर देखिए, फट देखिए, बता। और आपको मैं सीधे ले जाता हूँ ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप बताइए कि ज्योग्राफी का फादर कौन है? कौन है ज्योग्राफी का?
इरेस्थनीज, इरेस्थनीज उधर से बताया गया। और इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स कहते किसको है? मतलब कि इसमें धन का विज्ञान, धन का विज्ञान अर्थशास्त्र। अर्थ मन होता है धन और शास्त्र मन शास्त्र, यानी धन का शास्त्र अर्थशास्त्र। और आप बताइए कि आर्थिक क्रिया को 3 भाग में बांटा गया, ये आप जानते हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? यानी पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, बैठिए। आपका नाम? अनुपम कुमारी। आप बताइए कि आपका घर तो यहाँ से बहुत दूर है, 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर से आने का औचित्य ये है कि आपको मनोयोग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना कष्ट झेलते हैं आप। तो आप अर्थव्यवस्था तो पढ़े हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? नहीं तो उधर चला जाएगा क्वेश्चन। नहीं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। नहीं, और आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? हाँ, जिससे आय की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया, और जिससे आय की प्राप्ति ना हो उसे नैसर्गिक क्रिया कहते हैं या अनार्थिक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें पैसा नहीं आता है। जैसे कोई समाज सेवा करता है तो उसमें पैसा आता है? नहीं आता है, तो उसको हम लोग नैसर्गिक क्रिया, और उस क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अर्थशास्त्र कभी भी नैसर्गिक क्रिया का अध्ययन नहीं करता है, वो जब भी करेगा तो आर्थिक क्रिया। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हाँ वही साम्यवादी। और आप उद्योग धंधा पढ़े हैं? हाँ, पहला चीनी उद्योग कहाँ खोला गया था? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना। और गन्ना कौन सी कृषि होगी? रोपण कृषि। ठीक, बैठिए। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। आपका भी घर 5 किलोमीटर? नहीं। आप बताइए कि भारत से हम क्या सीखें? ये किसकी रचना है? मैक्स मुलर। जित जित मैं निरखत हूँ। किसकी रचना है? हाँ, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कोई जानता है कब हुआ था? हाँ, 1935 में। हाँ, 38 में कि 35? 38 में की। और शिवानी घर में रहती है, इसमें अधिकरण कारक कौन है? में, हाँ, घर में नहीं। और कारक को कितने भाग में बांटा गया? 3, 4, 8, 15।
कारक को कितने भाग में बांटा गया? 8 नहीं। और विद्यालय में कौन सा समास? नहीं। कौन सा समास है विद्या? वाह बेटा। हाँ, तत्पुरुष समास नहीं। ठीक है बेटी, आपका क्या नाम है? सपना कुमारी। और आप बताइए, भारत में अर्थव्यवस्था का जो रूप है वो कौन सा रूप? पूंजीवादी रूप है कि समाजवादी रूप है कि मिश्रित रूप है? हाँ, मिश्रित। और लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना यानी जो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था कब हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910? 1907। कहाँ में हुआ था? टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? जमशेद नहीं। और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। एसीसी सीमेंट, एसीसी है ना, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ये भारत सरकार का है। और ये इसकी स्थापना कब हुई? 1936। सीमेंट उद्योग। और ठीक है बैठिए। आपका क्या नाम है? जिया कुमारी। आप हमको बताइए कि दही वाली मगम्मा किसकी रचना है? दही वाली मगम्मा किसकी रचना है? दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा किसकी रचना है? ठीक है, यानी सबका जवाब मिल गया। और पहला चैप्टर कौन सा था हिंदी में? और 3 ही चैप्टर पूछना था, तो तीसरा चैप्टर कौन था? और चौथा चैप्टर कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो क्या है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है, कहानी है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी को देवनागरी कहा गया क्यों? नागरी को देवनागरी कहा गया है? नहीं। और कोई बता सकते हैं देवनागरी क्यों कहा गया? हाँ, और पटना को नगर कहा जाता था, इसलिए पटना को देवनगर हो गया। और वहाँ जो लिपि चली उसको देवनागरी कहेगी। और देवनागरी किसकी रचना थी? वो नागरी लिपि गुणाकर मूल्य का। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया? 4। कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी ये कौन सा शब्द? देशज। और रेलगाड़ी? नहीं, शंकर शब्द। रेल अंग्रेजी शब्द है और उस पर हम लोग रेलगाड़ी की हिंदी क्या होती है? लौह पथगामिनी। नहीं, लोहे के पथ पर
चलने वाली गाड़ी को लौह पथगामिनी कहते हैं। और परिवहन तो आप पढ़े हैं, परिवहन कितने प्रकार के? परिवहन 5 प्रकार के। 5 प्रकार। देखते हैं कौन सा? एक स्थल नहीं, स्थल में 2 ठो। जल और पवन। 3 है मूल रूप से, और उसी में कोई पाइपलाइन जोड़ देता है तो अलग चीज़। तो असम जो है, असम में एक खेती की जाती है जो चर्चित कृषि है, उसमें चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती किस कृषि का हिस्सा है? रोपण कृषि। रोपण कृषि को किसी और नाम से भी आप जानते हैं? ठीक है बेटे, आप बोलिए। आपका नाम है? सरस्वती भारती। और सरस्वती भारती जी, आप ये बताइए कि 10वां की जो परीक्षा है ये कितने अंक का होता है? 100। कितने अंक का होता है? 500 का होता है। 500 का। और फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है? 300। कैसे निकाले? निकाले कैसे आप? 300 कैसे निकला? क्या परसेंटेज? 60%। हाँ, तो 60% निकालते हैं। तो आपका क्या टारगेट है? 60%, 70%? का एक विद्यार्थी के कई यानी ग्रुप होते हैं। एक होता है कि हमको 30 नंबर तो आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं घीच घाच मैट्रिक पास, बुझे। एक होता है कि हमको किसी तरह 60 आ जाए, यानी हमको मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न करना है। और एक होता है कि हम यानी 90 प्लस जाए। 450। तो इसमें आपका क्या टारगेट? 450। आपको देखने वाले कम से कम मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, और कुल मिला जुला करके 15 से 20 हज़ार लोग हैं देखने वाले। इसलिए और फिर हम आपका वो एक इंटरव्यू होगा, जब आपको 450-500 नंबर आवे, वो एक इंटरव्यू होगा। वो पिछले सत्र का भी यानी एक वीडियो पड़ा हुआ होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमको बताइए कि ज्योग्राफी में जो रेड डाटा लिस्ट है वो किसे कहते हैं? संकटग्रस्त जातियों की सूची रेड डाटा लिस्ट का। उस कब तैयार किया गया? 1952 में। नहीं, 1952 में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। 1954 में। नहीं, कोई जानता है कितना? 1970। तब आप ये भी बता दीजिए कौन सी संस्था के द्वारा? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हाँ। वन अनुसंधान संस्थान। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो कहाँ में है? हरियाणा। ऑप्शन दूँ? शिमला, देहरादून। देहरादून। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? पटना। कोई जानता है? उधर थोड़ा कैमरा करो। घड़ियाल प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के कोई खास जगह पर? मुरैना में। और उजले हाथी का? उड़ीसा के नंदन कानन। ठीक, बहुत बढ़िया। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के तहत क्या हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जन्म से पूर्व ही जो है कि श्रम विभाजन की उसके
श्रम विभाजन कर दिया जाता है उसका जाति जन्म के आधार पर। गर्भस्थ बच्चे का भी। हाँ, और तो क्या ये समाज के लिए हानिकारक है या फिर हानिकारक है। हानिकारक? कोई भी व्यक्ति को योग्यता के हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए, न कि जाति के हिसाब से। एक चमड़े का बेटा चमड़े का ही काम और करे, भी कुछ काम कर सकता है। और भी काम कर सकता है। चलिए, और दूसरा क्या था चैप्टर? नलिनी विलोचन शर्मा का विष के दांत। विष के दांत। विष के दांत शीर्षक कहानी में ड्राइवर और मदन के बीच एक झगड़ा है। कहानी में इसकी चर्चा क्यों की गई? क्योंकि संगति के साथ व्यक्ति भी बदल जाता है। संगति के साथ इसमें क्या हुआ था जो संगति गड़बड़ा गई? सेन साहब जो है कि एक थोड़ा सा घमंडी ज़्यादा था, और उसके साथ साथ ड्राइवर भी घमंडी था, इसलिए वो जबकि ड्राइवर गरीब था। हाँ, हाँ, और मदन बस उसको छूने का, कार को छूने का बस मानसा हो जगाया था मन में, लेकिन छुआ भी नहीं था, तो ड्राइवर उससे लड़ने लगा। यानी इसमें ये फटकार कहा लगा गया दी कि उसको। व्यक्ति को संगति का असर पड़ता है व्यक्ति पर। नहीं, आप ये बताइए कि 172 दारिश का सोना किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश, बनारस में। बनारस में। नहीं, 172 दारिश का सोना उसने कंपनी को लौटाया था। कंपनी के कर्मचारियों को दिया था, रानी विक्टोरिया को देने के लिए। वो नहीं दिया। तो ये उसी को देने के लिए दाव कहन दिया, उसी को देना जरूरी था, ताकि भविष्य में इसका कोई अच्छा काम हो तो वो हो जाए। हाँ, भविष्य में इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है। दोहराई ना जाए, इसलिए। नहीं, ठीक है, बैठिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नाम आपका क्या हो? समीक्षा रानी। समीक्षा रानी। रानी। और समीक्षा रानी जी, आप ये बताइए कि नागरी लिपि जो है वो किसकी रचना? गुनाकर मोले। गुनाकर मूल। वो कौन से यानी कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है वो? भाषण। नागरी लिपि भाषण है? निबंध है। निबंध। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? 16वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी। अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है? अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है जी? झारखंड में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश। झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, अपना बिहार जो हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसमें भी पाया जाता है। और सोना सबसे अधिक कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक। और हवाई जहाज़ का जो बॉडी होता है वो किस धातु से बनता है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट? नहीं। माइका का इस्तेमाल किस उद्योग में अधिक होता है, यानी अबरख का? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं, वो पार्ट को, चूँकि वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए वो जरूरी चीज़ होता है। फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? फुटलूज उद्योग पढ़ाया गया है? हाँ, तो फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं। ठीक है, बैठिए। तो आप ये बताइए मौसम जी, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? बताया गया है ये, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रोती। उद्योग में ही, मोटर कार वाला उद्योग में नहीं जानते हैं? जिसमें बताया गया होगा कि हीरो होंडा है जैसे, तो उसका जैसे टायर वो MRF का लगाता है। नहीं, तो नहीं बताया गया। यस सर। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था?
महू, मध्य प्रदेश महू में। और आपको ज्ञान हो कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियाँ अगर किसी महापुरुष की बनी है तो वो है भीमराव अंबेडकर। 34 मूर्तियों से अधिक मूर्तियाँ भीमराव अंबेडकर की बनी हैं। और सबसे बड़ी मूर्ति संसार की, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर। पहले ये सबसे ऊंची मूर्ति नहीं थी, पहले वो अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि महज कितने मीटर का है? 93 मीटर, बुझे, 93। और उसमें आपने देखा होगा कि एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में किताब है। तो किताब के जो ऊपर में जो लिखा हुआ आपने देखा होगा उसमें आपको रोमन भाषा में है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट अगर हम आपको करें तो वो लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा है उसमें, उसी डेट में हुई थी। और फ्रांस ने वो मूर्ति, तांबे की मूर्ति, फ्रांस ने इसको भेंट दिया था। और इसका जो इंजीनियर था, जो बनाने वाला, मूर्तिकार तो गुस्ताव था, और इंजीनियर जो था वो वही था जिसने फ्रांस का सबसे बड़का टावर, एफिल टावर, वही एफिल साहब ने ही उसका मॉडल बनाया। और रोमन देवी के नाम समर्पित है वो, नहीं। और हमारे यहाँ किनका है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नहीं। और एक है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध तुम्हारे ही इस पहले चैप्टर के राइटर से है, भीमराव अंबेडकर। वो कहाँ है? मुंबई। अंबेडकर साहब का जो निधन हुआ है तो उनका जो स्मारक है, उनके स्मारक का नाम है चैत्य भूमि, समझे? तो उस चैत्य भूमि कहते हैं अंबेडकर साहब के स्मारक। मेरी कोशिश थी इस वीडियो के माध्यम से कि उन बच्चों में साहस भरा जाए, उसे निर्भीक बनाया जाए, वो उसे बोलने समझने का एक मौका दिया जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लिए। यहाँ पर किसी बच्ची को या किसी तरह की कोई मंशा नहीं थी कि किसी को आत्मग्लानि हो या कोई इस तरह का कोई यानी मेरा मनोभाव नहीं था। तो आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।